मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज मैं आपको असली नागमणि का असली सच बताऊंगा। फिर जाने वाइपर का एक ऐसा राज जो नहीं जानते ज्यादातर लोग। फिर देखिए कैसे बोआ से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप 2 या 2.5 किलो का अर्थ बोआ अपने घर में रखेंगे तो वो आपके लिए। मैं रात में कुछ जंगली जानवरों का सामना करूंगा। फिर देखिए बीटल लार्वा का अजीब सच और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देखिए रेड स्नेक का खुफिया हथियार। आप इसे देख रहे हैं, ये है इंडियन रेड स्नेक। इस सांप को इसकी गति के लिए ही जाना जाता है। बहुत ही फुर्तीला है ये सांप और इसकी गति की वजह से ही इसे घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि इसकी गति किसी घोड़े की रफ्तार के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन घोड़ा पछाड़ वाली जो कहानी है वो कहानी वो नहीं है जिसकी वजह से ये सांप बदनाम है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस सांप की पूंछ में एक जहरीला नुकीला कांटा होता है और अगर वो कांटा आपकी त्वचा पे छू जाए तो संक्रमण की वजह से आपका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन क्या ये कहानी सच है या नहीं, पता लगाने के लिए मुझे इसकी पूंछ को छू कर देखना पड़ेगा। चलिए आजमा कर देखते हैं। इसे देख रहे हैं आप, ये पूंछ पूरी तरह से मेरे हाथ को छू गई है, लेकिन किसी तरह का कोई कांटा इसमें से बाहर नहीं निकला। वो इसलिए क्योंकि रेड स्नेक्स जहरीले नहीं होते और उनकी पूंछ में भी कोई नुकीला कांटा नहीं होता। लेकिन ये बहुत फुर्तीले हैं और अपने बचाव के लिए काट सकते हैं, जैसे कि ये इस वक्त मेरे ऊपर झपटा था। वैसे रेड स्नेक अकेला ऐसी कहानियों का शिकार नहीं है, लिहाजा इस बार मैं दूसरी कहानियों पर भी रोशनी डालने वाला हूँ। बहरहाल मैं रवाना हुआ अहमदनगर, जहाँ मैं एक शादी अटेंड करने गया था। वहाँ मैं अपने दोस्त विलास को मिला जो मेरे लेपर्ड एक्सपीडिशन के निर्देशक थे। एक तरफ मैं लोगों से मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विलास वहाँ से जा चुके थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे उनकी तरफ से रेस्क्यू के लिए बुलावा आया और मैं इस फंक्शन को छोड़कर वहाँ पहुँच गया। इस सांप का फन इसकी पहचान है। ये है इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा। आप देख रहे हैं कितनी महारत के साथ ये सांप वहाँ पर छुपा हुआ था। हम इसे थोड़े खुले इलाके में लेकर के जाते हैं, इससे पहले कि ये ज्यादा आक्रामक हो जाए हम उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं। इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा भारत के सबसे लोकप्रिय और बदनाम सांपों में से एक है और इस सांप से जुड़ी एक और रोचक कहानी ये है कि इस सांप का जहर अगर सूख जाए तो वो नागमणि में तब्दील हो जाता है। ऐसा लोगों में एक धारणा रही है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सांप का जो जहर है वो हमारे सलाइवा की तरह होता है, हमारी लार की तरह निरंतर बनते रहता है। सांप अपने जहर का इस्तेमाल अपने शिकार को हजम करने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए करता है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। तो इसीलिए वो जहर कभी सूख नहीं सकता और उसका नागमणि कभी बन नहीं सकता। लेकिन इस कोबरा को बैग में रखते वक्त मैंने कुछ नोटिस किया। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितनी भी बार आप रेस्क्यू करते हैं तो आपके पैरों में जूते नहीं होते हैं। अभी जल्दी में था इसलिए जूते पहनना भूल गया। हर एक स्नेक रेस्क्यूअर में कॉमन है, वो इतने ज़्यादा जुनूनी होते हैं अपने काम के प्रति कि जब भी उन्हें रेस्क्यू कॉल आता है, चाहे रात के 12 बज रहे हो या कभी भी हो, रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से स्नेक रेस्क्यूअर्स थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते ही हैं। और हमने भी इस कोबरा को रिस्पेक्ट के साथ रिलीज किया। फिर हम तेंदुए के इलाके का जायजा ले ही रहे थे कि कुछ ही घंटों बाद विलास को एक और रेस्क्यू कॉल आता है। इस बार भारत के सबसे खतरनाक सांप यानी रसल्स वाइपर को अहाते से हटाने का बुलावा था। बड़ी सफाई के साथ विलास ने इस जहरीले और नाराज वाइपर को भी रेस्क्यू किया। फिर हम इसे तेंदुए के इलाके में आजाद करने पहुंचे। प्रवारा नदी के इस इलाके में तेंदुए अक्सर सक्रिय रहते हैं, लिहाजा हमने तेंदुए को देखने की रणनीति बनाई और मुझे अपना पहला जानवर दिखाई दिया। इंडियन फॉक्स है वहाँ पर, बहुत ही तेज तर्रा होते हैं उनके कान और बहुत ही चालाक होते हैं। फिर रास्ते में मुझे कुछ स्थानिक लोग मिले जिनके पास बड़ी रोचक कहानी थी। रियालिटी आमची इथं रोज वाघ आहे ही माझी वस्ती मस्त सर पण इथं गेला ना इथं वाघ दिसत ये इथं आहे ना या बाई खाली बसेल मोटर चालू करून दिली मिसेस पाणी भरत होती घासाला आणि मी असं रोडनं चाललो वाघानं माझ्या पुढून उडी मारली पार कंप्लीट तिनं पण पाहिलं आणि मी पण पाहिलं दिवसा 5 वाजता आमच्या एवढ्या टापू तुम्हाला सांगतो एवढे वाघ आहे ना दिवसा त्यांनी परोपकार केला रात्रीची गोष्ट वेगळी इथून पाणी भरायला ना कोल्ही लांड गेले राहते जाऊच नाही तुम्हाला तरस विरस जर पाहिजे असं ना आता इथे भेटेल तरस इथे जर भेट तुम्ही थांबले 1 तास 100% भेटणार हो 100% भेटणार रोजच डेली। फिर मैं उनके निर्देशों पर उस दिशा में रवाना हुआ और मेरी किस्मत चमक गई। हमारे ठीक सामने एक लकड़बग्घा है।
लकड़बग्घा एक शिकारी जानवर होता है जो रात के वक्त सक्रिय होता है और निशाचर होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही निकलते हैं। मुर्दाखोर जीव। दुनिया में लकड़बग्घों की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक इस वक्त मेरे सामने है। ये मुर्दाखोर जानवर इतना दिलेर होता है कि किसी शेर के मुंह से उसका निवाला छीनकर भागे, लेकिन इंसानों से भिड़ना इसका शौक नहीं, लिहाजा ये गन्ने के खेत में गायब हो गया। और फिर मैं पहुंचा प्रवारा नदी के पुल पर, जहां मुझे तेंदुए की एक झलक दिखी, लेकिन धुंध के कारण वो साफ नहीं दिखा। अगर मैं बात करूं उस स्पेसिफिक इलाके की, तो वहाँ पर जो है इस इलाके के जो लोकल चिकन स्टोर्स वाले होते हैं वो चिकन का जो भी बचा कुचा सामान होता है, मांस के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े वहाँ पर आकर फेंक देते हैं। इसीलिए तेंदुए वहीं पर आते हैं दावत का लुत्फ लेने के लिए। बहरहाल दूसरे दिन सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही मैं रवाना हुआ अपनी अगली मंजिल की ओर। रसल्स वाइपर आप इसे देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा रसल्स वाइपर है और इसका आकार देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक मादा है, क्योंकि नर जो है वाइपर्स में काफ़ी छोटे होते हैं। आकार में अगर देखा जाए तो ये सांप करीब 5.5 या 6 फीट तक भी बड़ा हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा रसल्स वाइपर है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मादा जो है वो करीब 40 या 45 बच्चों को जन्म देती है, और कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ मादाओं ने तो 60 से 70 बच्चों को भी जन्म दिया है। ये सांप बहुत ही ज़बरदस्त है, हीमोटॉक्सिक जहर से लैस, और इसकी चाल से आप समझ सकते हैं कि ये किसी से भी डरता नहीं है। मैं इस सांप के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग रेंज और स्ट्राइकिंग स्पीड बहुत ही खतरनाक होती है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो रोमन रेंस का सुपरमैन पंच भी इसके सामने फेल है। मैं एक बार के लिए रोमन रेंस का सुपरमैन पंच खा सकता हूँ, क्योंकि उससे शायद मैं 10 मिनट के लिए बेहोश हो जाऊँ, लेकिन इसका स्ट्राइक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। इस सांप को ज़्यादातर लोग देखकर अजगर समझ लेते हैं, इसके रंग की वजह से, इसके पैटर्न की वजह से, लेकिन गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। ये चैन नुमार आकृति इसे बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बनाती है। बदकिस्मती से इसके इस रंग की वजह से और इस पैटर्न की वजह से ही इस सांप का पहले बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इसकी खाल से घड़ी के बेल्ट्स, कमर के बेल्ट्स और अलग अलग चीज़ें जैसे कि पर्स, वॉलेट्स बनाई जाती थी, लेकिन आज इस सांप का शिकार करना कानूनन अपराध है। आप देख सकते हैं इसका जो रंग है वो इस ज़मीन के साथ मेल खाता है और ये दिखाई नहीं देता। चला गया अपने रास्ते पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रसल्स वाइपर। और 2 दिन बाद मुझे अपने बाग में राइनासोरस बीटल के लार्वा मिले, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ पुणे। यहाँ जो सांप मुझे दिखे वो ज्यादा रोचक थे, जिनमें पहला था कॉमन कैट स्नेक। ये है एक कॉमन कैट स्नेक, और इसके नाम में मौजूद कॉमन अल्फाज को सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये एक आम प्रजाति है, लेकिन आज की तारीख में ये उतने भी आम नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से शहरों का विस्तार हो रहा है उस तरह से इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होने लगा है। वैसे इसे कैट स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह होती है, और जिस तरह से ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अर्बोरियल स्पीसीज है, यानी कि पेड़ों पर रहने वाला और पेड़ों पर रेंगने वाला। और अच्छी बात यह है कि इसका जो जहर है वो इतना तीव्र नहीं होता कि इंसान की जान चली जाए, लेकिन अगर ये किसी छिपकली, गिरगिट या पंछी को डस ले तो थोड़ी देर के लिए वो लकवाग्रस्त हो जाएंगे, और बेसुध अवस्था में ये जनाब उनका शिकार कर देता है, यानी कि अपने हलक से नीचे उतार देता है। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सांप कॉमन कैट स्नेक। लेकिन इससे भी खूबसूरत एक सांप इसी इलाके के पेड़ों पर रहता है। ये है बाम्बू पिट वाइपर, और इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये बाम्बू के पेड़ों पर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरे पेड़ पौधों पर नहीं रह सकता। ये किसी भी पेड़ पर रहने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त सरीसृप है। और वाइपर ये नाम तो समझने के लिए काफ़ी है कि एक जहरीला सांप है, लेकिन अगर जहरीले सांपों की बात की जाए तो लोगों में ऐसी धारणा है कि वाइपर जैसे सांप डसने के बाद इस तरह से पलट जाते हैं, और पलटने के बाद ही आपके ऊपर जहर का असर होगा। लेकिन क्या वाकई में ये कहानी सच है? वैसे देखा जाए तो आधे रूप से ये कहानी सच है, क्योंकि सांपों के, वाइपर्स के जो दांत हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो बाइट करने के बाद उनके दांत शिकार के मांस में धंस जाते हैं, और उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए इन्हें थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए उनके झपटने का या पलट जाने का और जहर असर करने या न करने का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर इस सांप ने आपको डसा है तो उसके जहर का असर तभी होगा जब ये सांप अपना जहर रिलीज करेगा, और सांप को जहर रिलीज करना है या नहीं ये पूरी तरह से उसके इख्तियार में होता है। वैसे जमीन पर रहने वाले जहरीले सांपों में और बाम्बू पिट वाइपर में एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जमीन पर रहने वाले सांप अपने शिकार को बाइट करते हैं, उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद वो शिकार थोड़ी दूरी पार करने के बाद मर जाता है, और उसकी गंध का पीछा करते करते वो सांप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उस शिकार को हजम कर लेते हैं। लेकिन पिट वाइपर वैसे नहीं करता। ये शिकार को अपने दांतों में दबोच कर रखता है तब तक जब तक कि वो शिकार दम तोड़ ना दे, उसके बाद वो उसे निगल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके शिकार ज़्यादातर पंछी या फिर छिपकली या गिरगिट होते हैं। अगर ये पंछियों को डसने के बाद छोड़ देगा तो वो पंछी किसी दूसरे पेड़ पर उड़कर चला जाएगा, और उसके बाद
बाद ये जनाब कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकते। और अगर ये किसी छिपकली या गिरगिट को डस लें तो वो भी किसी दूसरी टहनी पर जाने के बाद मर जाएंगे और नीचे गिरने के बाद इन जनाब को नीचे उतर के जाना होगा और फिर उन्हें निगलना होगा। तो ये काफ़ी सारी जिद्दोजहद का काम है, मशक्क़त का काम है। इसीलिए ये सांप कभी भी अपने शिकार को बाइट लगने के बाद छोड़ नहीं देता। इस सांप की पहचान है इसका रंग। इसका ऊपर का हिस्सा हरे रंग का होता है और निचला हिस्सा हल्के पीले रंग का। इसके अलावा कुछ पीट वाइपर्स की आंखें लाल भी होती है। बदकिस्मती से इसकी नहीं है, लेकिन हरे रंग के शरीर के ऊपर वो लाल रंग की आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती है। और वाइपर्स की सबसे बड़ी पहचान है उसका त्रिकोणी आकार का सिर। अगर आपको त्रिकोणी आकार का सिर का सांप दिख जाए तो समझ जाइए कि वो खतरनाक है। वैसे कमाल की बात बताऊं, जहरीला होने के बावजूद भी आज तक भारत में इस वाइपर की डसने की वजह से किसी भी इंसान का ऑफिशियल डेथ रिकॉर्ड नहीं है। और अगर ऐसा हो भी जाए कि ये सांप किसी को डस ले तब भी आपकी जान आफत में नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे जहरीले सांपों की तुलना में इसका जहर उतना ज़्यादा तेज़ या तीव्र नहीं होता। कई दशकों पहले पश्चिमी घाटों में ये पीट वाइपर्स बड़ी तादाद में दिखते थे, मगर अब शहरों के विस्तार ने इन पीट वाइपर्स के इलाके और तादाद दोनों पर प्रहार किया है, जिसका एक उदाहरण है पुणे, जो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। बहरहाल अगले दिन मैं अपने एक दोस्त के घर रवाना हुआ, जिसने पिछली रात अपने अहाते में निकले एक सांप को पकड़ा था और उसकी भेजी तस्वीर से मैं जानता हूँ कि वो लाखों में बिकने वाले सांपों में से एक है। यह है एक बहुत ही बड़ा सैंड बोआ, और बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रजाति के सांप लगभग इतने ही बड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वही सांप है जो लाखों करोड़ों में बिकता है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन क्यों लोग इन्हें लाखों करोड़ों में बेचते या खरीदते हैं? बोआ एक कंस्ट्रिक्टर फैमिली से है। कंस्ट्रिक्टर यानी कि कुंडली मार के शिकार का दम घोटकर उसकी जान लेने वाला सांप, और ये मिट्टी में रहता है, इसीलिए इसे सैंड बोआ कहते हैं। ये अपनी जिंदगी का 80% जो वक्त है वो मिट्टी के अंदर ही बिता देता है। ये मिट्टी में घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही इसका शिकार इसके स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाए, ये बिजली की तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और उसे अपनी ताकतवर कुंडली में कस लेता है, अपने शिकार को मिट्टी के अंदर खींच लेता है और फिर वहां पर वो उसे निगल जाता है। एक औसत मादा सैंड बोआ जो है वो लगभग 5 से 20 बच्चों को जन्म देती है। ये उन्हीं सांपों में से एक है जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं। लेकिन अवैध तरीके से लोग इन्हें विदेशों में बेचते हैं पालतू बनाने के लिए। विदेशी लोग इन सांपों की सौदेबाजी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत और प्यारा सांप है, तो लोग इन्हें पालतू बनाना पसंद करते हैं और विदेशों में फिर इसे एग्जॉटिक स्पीसीज के तौर पर वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन्हें पालतू नहीं बना सकते क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत खास कानूनी संरक्षण हासिल है। और इसका नज़दीकी रिश्तेदार यानी कि अर्थ बोआ तो करोड़ों में बिकता है, क्योंकि तांत्रिक ऐसा कहते हैं कि अगर आप 2 या 2.5 किलो का अर्थ बोआ अपने घर में रखेंगे तो वो आपके लिए लकी साबित होगा और उससे आपके घर में बरकत आएगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। एक अहम बात जानना ये ज़रूरी है कि सैंड बोआ जहरीला नहीं होता। अगर ये आपको काट भी ले तो इसके छोटे छोटे दांतों की वजह से आपको नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा घाव होगा, खून निकलेगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। इसकी जो पूंछ आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल किसी मगरमच्छ की तरह होती है। यहाँ पर आप स्केल्स देख रहे हैं, ये स्केल्स मदद करते हैं इस सांप को मिट्टी के अंदर खुदाई करने की। समंदर के किनारे रहने वाले सैंड बोआ ज़्यादातर पंछियों का ही शिकार करते हैं। पता है कैसे? ये मिट्टी के अंदर घात लगाकर बैठा होता है और पंछी यहाँ पर ज़मीन पर रेंग रहे छोटे मोटे केकड़ों का शिकार करने के लिए आ जाते हैं और फिर इस सैंड बोआ का शिकार बन जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सांप है। चलिए मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ यहीं पर। इस सैंड बोआ को यहाँ अलविदा कहकर मैंने इस समुद्री तट पर गश्त लगाई और फिर पहुंचा अपने क्रीपी अनुभव को आपके साथ बांटने। ये राइनो बीटल के लार्वा है। एक औसत वयस्क जो मादा होती है राइनो बीटल की, वो लगभग 50 अंडे देती है और उन अंडों में से इस तरह के ये लार्वा विकसित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लार्वा कुकुन में तब्दील हो जाएंगे, कुकुन जिसे कि प्यूपा कहा जाता है, और कुछ हफ्तों के बाद उनके अंदर से निकलेगा एक राइनो बीटल। इनसे विकसित हो चुका राइनो बीटल अपने वजन से करीब 850 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। किसी इंसान को अगर ये ताकत मिल जाए तो वो इंसान 4 पैसेंजर से भरी हुई बसेस को अपने कंधे पर उठा सकता है। राइनो बीटल का सबसे मनपसंद आहार है नारियल का पेड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नारियल का पेड़ ही है जिसके अंदर एक बीटल ऊपर से दाखिल हो जाता है। वो उस पूरे पेड़ को खाते हुए नीचे तक चला जाता है और नीचे जाने के बाद वो अपने अंडे वहाँ छोड़ देता है। वैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन बीटल्स को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानकर खाया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि इनका स्वाद कैसा है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे खाकर देखना। कुछ इस तरह से वो लोग खाते हैं। मैं खा नहीं रहा था, आपको लगा कि मैं खा रहा हूँ, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ और इनकी तरह मैं भी शाकाहारी हूँ, इसलिए मैं इनको खाने का इरादा यकीनन नहीं रखता। बहरहाल इस अभियान में रेड स्नेक की नुकीली पूंछ, नाग के मनी की हकीकत, वाइपर के बाइट करते वक्त उल्टे होने का राज और बोआ से पैसे कमाने के अवैध तरकीब का सच जानकर शायद अब इन जानवरों के प्रति आपका नजरिया बदल गया होगा।